हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। चलिए, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपकी मैथ्स की बुक से लिया गया है और ये रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस है। एक्चुअली यूनिट है तो इसमें कुछ विधियां दी गई हैं आप लोगों की और ये विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछी जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इनको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज ये आप लोगों को टेट्स में भी पूछी जाती है। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम इसके अलावा आगे भी जो विधियां हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन जब आपको ये पूछेगा, और हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब आपके जो वाइवाज होंगे, जबकि प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई विश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण विधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपको एग्जाम में कि या तो आपको सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर विधि के बारे में पूछ लेगा, जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलावा वो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी बोल देगा, यानी कि अंतर करने के लिए भी बोल देगा। अब अंतर वो किसके बीच में बोलेगा, तो देखिए आपकी जो मुख्य मुख्य विधियां हैं ना इस यूनिट में, वो क्या है। एक तो है विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, हाँ वेलकम अगेन। तो एक तो है विश्लेषण और संश्लेषण, ये दोनों साथ चलती हैं, तो इन दोनों के बीच में आपसे वो क्या बोलेगा, डिफरेंट करने के लिए बोलेगा। फिर उसके बाद आगमन निगमन, और इसके अलावा प्रयोगात्मक और प्रक्रियात्मक। ठीक है, ये कुछ विधियां हैं जो साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के मतलब बेसिकली अपोजिट हैं ये। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक विधि सिखा दूँगी। जो विश्लेषण है इसको एनालिटिकल या एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। पहले मैं अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, तो बाकी जो विधियां हैं ना वो आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा। मतलब ठीक है, थोड़ा समझते हैं बट उसको अच्छे से समझना ज़्यादा दुरुस्त होगा। तो देखिए, अब आपको एक चीज़ और बताऊं मैं इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड। जब आप लोग मैथ्स करते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो समटाइम क्या होता है कि आप लोगों को कुछ फॉर्मूला दे दिए जाते हैं कि भाई लीजिए ये फॉर्मूला है और अब इस फॉर्मूले के आधार पर ये वैल्यू निकालिए। तो जैसे कि एक बड़ा ही रेट्रो आपका फॉर्मूला है, सब कुछ पता होगा उस फॉर्मूले के बारे में। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो है आप सभी को आता होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को ये फॉर्मूला दे दिया जाएगा और फिर कुछ वैल्यू दे दी जाएंगे, चलिए भाई उस पर निकालिए। अब इसमें हुआ क्या, आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। बुद्धि का प्रयोग ना करने का मतलब ये कि आपको सब पता है कि कहाँ जमा होना है, कहाँ घटा होना है, किधर किस प्रकार से वैल्यू डालनी है। तो इतना ज़्यादा ना आपने काम नहीं किया। ओके, एक प्रकार से आपको बैसाखी मिल गई और बस आप चल निकल लिए। हालांकि आपको बताया जाता है कि फॉर्मूला बना कैसे, लेकिन अगर आप फॉर्मूले के बनने पे ध्यान ना भी दो तब भी काम बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की, यानी कि विश्लेषण मेथड की, इसमें क्या करना होता है कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया जाता। इसमें आप अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार कि आपने मैथ्स में अब तक कितना सीखा है, आप कितने सजग हैं, उसी के अनुसार आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है और आप उसको डील करेंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जब भाई सीधी सी बात है, अगर फॉर्मूला है तो सबका आंसर एक ही तरीके से निकलेगा। आंसर का निकलने का मतलब ये है कि आंसर तो सबका एक होगा, लेकिन जो मेथड यूज कर रहे हैं ना, जो चरण यूज कर रहे हैं, वो चरण सबके एक ही होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन विश्लेषण विधि में सभी बच्चे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपने जो उन्होंने जो सीखा है, जो उनका जो मैथ्स वाला जो माइंड है उसको यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत इजी मैंने आपका वो लिया है, उदाहरण लिया है, इसको आप समझना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये आता होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे ना एक बार इस क्वेश्चन को, तो आपको ये परिभाषा ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मतलब ये उदाहरण और ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल अंतर नहीं तो हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप ये लिखने के बाद ना, ये जो आपकी जो ये परिभाषा है, बिल्कुल इसके ठीक नीचे आप ये उदाहरण भी देंगे, वरना चेकर को मजा नहीं आएगा जब आपका ये देखेगा वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। तो यहाँ पर आपको देखो ये इतनी पूरी एक टर्म दी है। ठीक है, ये एक भरा पूरा आपको एक लंबा सा क्वेश्चन दिया है, तो ये आपको ज्ञात है। आपको इसमें दो चीजें ज्ञात, आपको इसमें एक चीज ज्ञात क्या है कि हाँ भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब आप इसमें आपके लिए अज्ञात क्या है, अज्ञात क्या है, इसका x, जो कि आपको नहीं पता कि x क्या है। तो एक चीज आपने क्या देखी कि
कि आप इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, यानी कि एक चीज है जिसको आप जानते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला जो कि आपको एक पूरा लंबा चौड़ा इकट्ठा फॉर्मूला दे दिया गया है, इतना तो आप समझ गए हैं कि एक्स एक टर्म ही निकलेगी और तो कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है ना। छोटा सा एक अंक निकलेगा, नंबर निकलेगा एक। तो एक तो आपको एक पूरी प्रॉब्लम दी गई है, अब इस बड़ी पूरी प्रॉब्लम पर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा आंसर निकालेंगे, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे और एक इकट्ठी प्रॉब्लम को आप तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद 2x + x + 2 = -6x - 5x + 30। तो मैं बहुत छोटे छोटे चरणों में आपको ये बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, 2x और x को हमने प्लस कर दिया, जो कि हम x वाली संख्या करते हैं। तो यहाँ हुआ 3x + 2 = ये टर्म मैंने एज इट इज ऐसे ही उतार ली, -6x - 5x + 30 एज इट इज उतार लिया। अब 3x + 2 इसको ऐसे ही रखा। अब मैंने क्या किया, -6x और -5x को ऐड कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और निशान किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, जो कि हमारा 6 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -11x + 30। नाउ अब हमने क्या किया, क्या करना है कि जो x वाली संख्या है उनको हम एक साइड रखेंगे और जो बिना x वाली संख्या उनको एक साइड रखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3x और -11x इसको मैं इकट्ठा लिखूंगी, लेकिन जब हम = अंकों में बदलाव करते हैं, यानी कि ये नंबर यहाँ चला जाएगा = के और यहाँ के नंबर यहाँ चले जाएंगे, तो जो उनके चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसी कारण 3x तो वो तो अपनी जगह पर ही बना हुआ है, यानी कि आपके उल्टे हाथ पर ही है, ठीक है ना। तो 3x इस अंक ने अपनी जगह बदल दी, पहले यहाँ था अब ये यहाँ चला गया, तो -x के बदले क्या हो गया आपका +x। फिर क्या हुआ, 30 मैंने एज इट इज ऐसे ही रखा और यहाँ से 2 + 2 को मैं उठाकर यहाँ लेके आ गई, तो ये -2 हो गया। अब देखिए, अब दोनों संख्या हमारे पास क्या हो गई है, दोनों जो साइड जो टर्म है x और विदाउट x की हो चुकी है, ठीक है। तो 3x और 11x क्या बन गया, जोड़ करके 14x, और 30 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या बन गया आपका ये 28x, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने पर आप क्या करेंगे, 28/14 इसके नीचे चला जाएगा और यहाँ से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, आपका आंसर आ गया 2/1। अब इसको इसी चीज को आप यहाँ पर एनालाइज कीजिए। विश्लेषण शब्द का अर्थ है समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। तो तोड़ी थी ना, एक लंबी चौड़ी आपके पास समस्या थी, हमने उसको क्या किया, उसमें हमने सारे अपने जमा जोड़ घटा भाग गुणा सब हमने लगा दिया। तो छोटी छोटी समस्या को हमने तोड़ा और बारीकी से अध्ययन किया, बिल्कुल किया, आपने देखा, हमने किया ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकट्ठी वस्तु को, यानी कि पूरे आपकी जो इकट्ठी वस्तु थी, ये जो आपका पूरा क्वेश्चन था, अलग अलग करके उस पर छानबीन करना, और यह विधि ज्ञात से अज्ञात की हो जाती है, जो कि आपने देख लिया कि हाँ भाई आपको ये ज्ञात था और आप जो अज्ञात निकला वो 2/1 निकला। आई बात समझ में। अब इसके गुण देखिए, तो यह विधि बाल केंद्रित है, यानी कि बिल्कुल ये बच्चों पर फोकस्ड है, और ये लर्निंग डूइंग बाय वाला मेथड है, ठीक है। स्वयं करने का प्रयास इसमें बच्चे खुद से करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप डाल लेना। यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर बिल्कुल रोक लगा देगी, रटना तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो जितने हाथों में क्वेश्चन जाएगा ना, सब अपने अपने तरीके से निकालेंगे। कोई तो इसको एक बार में आंसर कर देगा, कोई इसको छोटा छोटा, मतलब कोई इसको थोड़ा जल्दी जल्दी काटेगा, बांट देगा, ठीक है। या फिर आगे देखिए, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये बच्चों के या फिर मनुष्य के अंदर कितना ज्ञान है उसको बाहर निकालता है, और वो कैसा सोचते हैं इस प्रकार को, इस चीज को बाहर निकालता है। इसमें बालकों में आत्मविश्वास आएगा, वो अपने आप को जज कर पाते हैं, वो अपने आप को समझ पाते हैं कि उनको कितना आता है, उनके अंदर कितनी समझ है, तो उससे बालकों के अंदर विश्वास आएगा, और ये मौलिकता का इसमें विकास होता है। मौलिकता का विकास का मतलब क्या है कि सभी बच्चे स्वच्छंद हैं कि भाई उनके पास जो भी नॉलेज है ना, अपने नॉलेज के हिसाब से इस चीज को डील करें, ये होता है, इसका मतलब मौलिकता का अधिकार। इसके अलावा दोष देखिए कि छोटी कक्षा में ये उपयोगी तो हो ही नहीं सकता, वो कैसे करेंगे, ठीक है, अभी तो उनको जमा घटा गुणा भागी सीखना है, और समय और मेहनत इसमें अधिक लगती है, सीधी सी बात है भाई। मंदबुद्धि बालकों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उनके लिए ये डील करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी समस्या दोष हो सकते हैं, जैसे कि इसमें बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, ठीक है। यह एक समय भी लेगा, मेहनत भी लेगा, बच्चों का क्या बोलते हैं, जिन बच्चों का IQ लेवल है उनके लिए उपयोगी नहीं होगा, बच्चों में आत्मविश्वास गिरने भी लगता है, ऐसा हम सोच सकते हैं।
गुण भी इसके कई हैं, आपकी जो बुक होगी उसमें दिए होंगे। तो इतना ये क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। इसके आगे फिर हम संश्लेषण विधि करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा उदाहरण सहित, ठीक है। आई बात समझ में, और इसको कर लेना। कोई और क्वेश्चन डाउट हो किसी और बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आगे उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भाई जो बीएड वाले हैं ना, जो सॉरी बीएड वाले नहीं, जो डीएलएड सेकंड ईयर वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए ना देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उनके लिए मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, यहाँ ही बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे भी क्वेश्चंस करवाने हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, आप वो कर लेना, ठीक है ना। तो इतनी आज की कहानी हुई, तो फिर मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।